Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. So I, Divya Mishra, have brought you the very first video of paper 4, that is current affair. Let's move on to the slide and know our first topic. So here in current affair, we are going to learn 4 chapters. First one is international and national affairs. Second one is financial affairs. Third one is political affairs. And the fourth one is legal and other affairs. So in this very first video, I'm having the first topic, that is IMF. Now, do you know what is IMF? Do you have any idea about it? I'm here to tell you. IMF is the International Monetary Fund. International Monetary Fund बेसिकली क्या होता है? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये अपने मेंबर कंट्रीज की जो बीओपी होता है, बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी किसी भी कंट्री का एडवर्स में जाता है, एडवर्स मींस जब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और आपके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, मींस आपकी जो इनकम है वो कम हो रही है और आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी, आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में बीओपी एडवर्स में चला जाता है. और ऐसी कंडीशन में आईएमएफ जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी हेल्प करता है. गॉट इट? सो लेट अस मूव ऑन टू द डेफिनेशन. The International Monetary Fund is an international organization that aims to promote global economy, growth, financial stability, encourage the international trade and reduce poverty. So it's clear to you all. Basically, IMF क्या करता है, अपने मेंबर कंट्रीज की जो भी अगर गरीबी है या वो किसी भी तरीके के इकोनॉमिकल या किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो उनकी हेल्प करना और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने में उनकी हेल्प करना. ओके, सो द मिशन ऑफ IMF, इट मींस why IMF, what is the goal of IMF or what is the aim of IMF? IMF is there to promote the economic growth and financial stability to encourage international trade. मतलब जो ये हमारा पूरा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब IMF के अंडर में है. ओके, इट मींस जितनी भी कंट्रीज IMF के मेंबर कंट्रीज में आती हैं, वो सारी ही कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रोथ हो और उसके अलावा उनकी इंटरनेशनल ट्रेड में उनकी ग्रोथ हो, इसके लिए IMF पूरी कोशिश करता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए. IMF was originally created in 1945. I know that जो हमारा IMF है वो वर्ल्ड बैंक के साथ बना था. इट मींस ब्रिटेन वुड जो ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF का क्रिएशन हुआ. ये दोनों ही क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और इंटरनेशनली जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो बनी है. बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस ये है कि जो IMF है वो जब कोई भी कंट्री की बीओपी यानी उसके इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में वो कंट्री की हेल्प करता है ताकि वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाए. बट जो वर्ल्ड बैंक होता है, वो वर्ल्ड बैंक आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन्स या डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों में आपकी हेल्प करता है. एज लाइक इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो हमें अगर किसी भी तरीके का कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट करना है, चाहे हमारे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, इस सारे टाइप के डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोन लेंगे तो हम वो लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से. बट अगर हम जैसे आपने सुना होगा या फिर मैं आपको बता देती हूँ, रिसेंटली वियतनाम को IMF ने सपोर्ट किया. वियतनाम की कंडीशन इतनी, मलेशिया की कंडीशन, वियतनाम की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, जैसे कि मलेशिया में कोल के इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए थे और उसकी वजह से वो कंट्री पूरी तरह से उसकी बीओपी लॉस में जा रही थी, एडवर्स में जा रही थी. इसके लिए IMF ने मलेशिया की हेल्प की. सो अगर हमारे पास कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए IMF के पास जाते हैं. बट अगर हमें डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास.
Clear to you all? So moving on to the next, let me tell you that we are having these international bodies. हमारी ये international bodies हैं IMF, Asean, BRICS, SAARC, G20 and BIMSTEC. Today we are learning about IMF. IMF में total 189 countries member हैं. Total 189 countries are member of IMF. Now they all are working globally, मतलब वो global level पे work कर रहे हैं, international level पे work कर रहे हैं, एक दूसरे की help करना या फिर किसी को भी अगर किसी तरीका के फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें हेल्प करना, इस तरीके की चीजों को प्रमोट करने के लिए IMF का क्रिएशन हुआ है. Then after, let me tell you that some facts which are related to IMF. Member countries, you have to learn, it is 189. This thing should be in your mind. Whenever anybody will ask you that how many countries are member of IMF, then quickly you have to answer 189. Okay? Second thing that we have to learn and keep in our mind is headquarter of IMF. Headquarter of IMF is in Washington, DC. Then after, Executive Board of IMF. In Executive Board of IMF, there are 24 countries. And the largest borrower of IMF is Argentina, Ukraine, Greece, and Egypt. Then, the largest precautionary loan, Mexico, Colombia, and Morocco. Precautionary loans. You know what are precautionary loans? Normally, अगर हम borrow करते हैं अपने BOP के लिए, तो that is borrowing, normal borrowing. But in precautionary loans, we are taking precautions. It means कुछ भी अगर आपकी बहुत ज्यादा डाउन होने वाली है इकोनॉमी, आपको पहले से पता चल गया है, you are having little bit idea about it, then you can ask to IMF to help you. This is the precautionary loan. So these 5 facts I want you to keep in your mind properly, so that इस टाइप के अगर कुछ भी MCQ के क्वेश्चंस आते हैं तो आप तुरंत से टिक करेंगे. Okay? Member countries are 189. Headquarter is in Washington, DC. Executive Board is having 24 countries, and then largest borrower are 4 countries that are Argentina, Ukraine, Greece, and Egypt. Then after, largest precautionary loans are given to Mexico, Colombia, and Morocco. Clear to you all? I hope you all are getting it properly. Moving on to next thing is primary aim of IMF. As I told you, that IMF is created for helping its member country for growing their economy on the global level. So, primary aim of IMF is to promote international monetary cooperation. It means international level पे, global level पे monetary help provide करना अपनी member countries को, ये aim है हमारा. This is the first aim of IMF. Clear? Then after, facilitate the expansion and balanced growth of international trade. यानी अगर किसी भी तरीके का कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना. इट मींस अगर कोई कंट्री थोड़ी छोटी है, अगर कोई कंट्री वीक है, डेवलपिंग है, तो उस कंट्री को हेल्प करना कि वो बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इजीली कोलैबोरेट कर पाए, इजीली कोऑपरेट कर पाए. इसके लिए आईएमएफ पूरी तरह से लगा रहता है अपनी कंट्रीज की डेवलपमेंट में. Then after, promote the exchange stability. It means whatever the exchange rates are going on, IMF is there to maintain their stability. Stability मतलब होता है ठहराव. Exchange rates क्या होती हैं? जैसे हमारी करेंसी कुछ और है, अदर कंट्रीज की करेंसी कुछ और है, तो पूरे ग्लोब पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी की करेंसी कुछ ना कुछ और ही होती है. लाइक डिफरेंट करेंसीज आर देयर. तो जो उनके करेंसी का वैल्यू होता है वो होता है एक्सचेंज रेट. एज यू पीपल माइट बी नोइंग वेरी वेल कि हमारा जो कुवैती दिनार है वो सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है. इट मींस उसका एक्सचेंज रेट सबसे ज्यादा है. सो व्हाट इज द एक्सचेंज स्टेबिलिटी? इट मींस वो स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे कि अगर इंडियन रुपी के मुकाबले में आज 50 है तो कल 70, फिर 100. मतलब ये क्या है? फ्लेक्सिबल हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. आईएमएफ क्या हेल्प करता है कि जितनी भी हमारी
कंट्रीज हैं, उसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी यानी ठहराव उसमें बना रहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक रिसोर्स अवेलेबल. मतलब एडिक्वेट रिसोर्स या सेफ गार्ड, एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है आईएमएफ. जैसे जो हमारी मेंबर कंट्रीज है, एज लाइक you people know very well that whosoever was your class teacher, उनके पास क्या होते थे, 75 से 80 स्टूडेंट्स या 60 स्टूडेंट्स होते थे क्लास में. बट वो क्या करती थी, हर एक इंडिविजुअल बच्चे की ग्रोथ हो, वो इस चीज पे एम्फेसाइज करती थी. सो सेम लाइक दैट जो हमारा आईएमएफ होता है वो क्या करता है, जैसे अगर जो बहुत तेज बहुत इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा होता था, उसको मैम क्या करती थी, ज्यादा प्रमोट करती थी कि वो आगे बैठे, उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी. बट अगर कोई वीक बच्चा रहता था तो उसे निकाल नहीं दिया जाता था, उसे भी प्रमोट किया जाता था. और कितनी बार हमारी क्लास टीचर ने ऐसे भी किया होगा, आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप बहुत टॉपर स्टूडेंट है तब आपको एकदम वीक स्टूडेंट या फेलियर स्टूडेंट के पास बैठा दिया जाता था, और अगर आप फेलियर स्टूडेंट होंगे तो आपको एकदम टॉपर के साथ बैठा दिया जाता था. ये क्यों किया जाता था, ताकि आपकी ग्रोथ हो, जो भी वीक स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ हो. तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या करती है क्लास टीचर, वो पूरा अपना कुछ ना कुछ एफर्ट लगाती है. सेम लाइक दैट आईएमएफ जो होता है वो भी यही काम करता है. जो भी उनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, उन सारी मेंबर कंट्रीज को वो कैसे मैनेज करना है, कैसे कोलैबोरेटिव वे में लेके चलना है, इसमें आईएमएफ पूरी तरह से फोकस करती है. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर, यानी ये आपके करंट अफेयर के सेक्शन में आ सकता है, that who is the current managing director or chairperson or chairwoman of IMF. So let me tell you, Kristina Georgieva is the managing director of IMF. She is an Bulgarian. It means that ये बल्गेरिया से belong करती हैं. Then after, since October 2019, she is working as the managing director of IMF. This is very important thing that you have to keep in your mind and you have to learn it. Now the next thing which I am going to tell you is Chief Economist of IMF. Now here we have very interesting thing, because the Chief Economist of IMF is Indian based American. It means ये US में रहती हैं गीता गोपीनाथ, but she is an Indian and earlier she was economy advisor of CM of Kerala. ये केरला के सीएम की, चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुकी हैं, और अभी फिलहाल अक्टूबर 2018 से ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं. सो इट इज रियली वेरी इट इज प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे देश की ही कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रही हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Let me tell you that nowadays why IMF was in news headlines. मतलब news headlines में आजकल IMF था, ऐसा क्यों था ये मैं आपको बताती हूँ. So in economic survey or economic recovery of India in 2020 and 21, IMF ने क्या किया है, ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट रिकवरी है 2020 and 2021 की, उसमें चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने ये बताया है कि Davos released the World Economy Outlook updated on January 20, 2020. मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि when the World Economic Outlook was updated, then the recent date that you have to give is January 20. Okay, 2020 के 20th जनवरी को हमारा WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट हुआ है. देन आफ्टर द रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द मॉनेटरी स्टिमुलस दैट हैज बीन पुट इन सिस्टम एंड सम ऑफ इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स. India's growth is expected to shoot up from the estimate of 4.8% and the current fiscal year by 1% to 5.8. It means 2020 और 2021 का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट बताई गई है आईएमएफ के द्वारा इंडिया की, वो है हमारी 5.8%.
और ये जो 5.8% है ये क्या है, 1% की ग्रोथ के साथ है। इट मीन्स लास्ट ईयर ये क्या था 4.8% और 1% के ग्रोथ के साथ ये रिसेंटली है 5.8%। क्लियर? देन आफ्टर IMF downgrade the world growth warns the precocious 2020। अब कैसे IMF ने precocious या downward growth के बारे में बताया है? IMF caution there is an abundance in potential trigger for the situation to turn negative quickly and including the possibility of US traffic on China or on Europe autos as well as no deal, Brexit and the high debt level in many countries। मतलब IMF ने ये डिक्लेयर किया है कि बहुत सारी उसकी कंट्रीज में जो हमारी डेट रेट है, मतलब लोन लेने की बोरो करने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। IMF has declared this thing for 2020, यानी 2020 अभी आएगा तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, पहले से प्रिकॉशन ले वो सारी कंट्रीज जिनके बारे में हाई डेट लेवल की अपडेशन हुई है। देन आफ्टर ग्लोबल ट्रेड टेंशन एंड ग्लोबल ट्रेड टेंशन क्या होता है, अनसर्टेनिटी आर शेपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी which faces the precocious 2020। तो जो IMF है जुलाई 2019 में इसने क्या बताया है कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड टेंशन है, मतलब ग्लोबली जो भी ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनेशनली जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें कुछ टेंशन्स आ सकती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत भी कर सकता है और उसको डाउनफॉल की तरफ भी ले जा सकता है। इसीलिए इसने 2020 को क्या बोला है, प्रिकैरियस बोला है। ठीक है, और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट यानी ट्रेड के टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती है, किसी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कुछ भी अगर किसी भी कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, अंडर कटिंग इन्वेस्टमेंट एंड IMF urged the countries to use tariff in place of negotiation। मतलब IMF ने अपने खुद के टैरिफ्स इशू किए हैं और IMF क्या कहता है कि नेगोशिएशन करने की बजाय सारी कंट्रीज क्या करें, उस ट्रैफिक को फॉलो करें। क्लियर? देन आफ्टर द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, मतलब प्रोजेक्टेड ग्रोथ 2020 की कितनी बताई गई है, it is presumed that there will be stabilization in currently stress emerging market। मतलब अभी currently जो हमारा मार्केट चल रहा है ये थोड़े स्ट्रेस में चल रहा है, इसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हो सकती है, that IMF has said। Then after one more thing is there, market and developing economies and progress toward the resolving trade policy differences। मतलब जो भी ट्रेड पॉलिसी डिफरेंसेस है, मतलब जैसे हर एक कंट्री की अपनी खुद की पॉलिसी होती है ट्रेडिंग करने की, तो वो उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं किसी अदर कंट्री के साथ किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, IMF ने कहा है कि जो प्रोग्रेस हमारी होती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज जिन जिन कंट्रीज की हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके की ट्रेड पॉलिसी डिफरेंसेस आते हैं तो उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए IMF है वहां पे। ओके, देन आफ्टर, और जो IMF है वो हमारी जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उसमें किसी तरीके का भी इकोनॉमी डाउन जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, या फिनेंशियली या ट्रेडिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग की वजह से अगर किसी भी तरीके का डाउनफॉल होता है, तो वहां पे IMF क्या करता है, उनके बीच कोलैबोरेशन करवा के उनके ट्रेडिंग में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उन्हें रिजॉल्व करता है। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज चैप्टर इज द एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशन, एशियन। ओके, ये अब क्या है, जो हमारा साउदर्न एशिया है उसके कुछ नेशंस हैं जिन्होंने आपस में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो सारे कोलैबोरेटिव वे में, वो सारे एक अच्छे वे में एक दूसरे से ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपस में प्रमोशन हो एक दूसरे का, आपस में एक दूसरे की ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी
खुद की रेपुटेशन बनाएंगे, साथ ही साथ अपनी मेंबर कंट्री की भी रेपुटेशन बनाएंगे। मतलब अगर किसी भी तरीके की फाइनेंशियल जो हमारे एशियन का एम था, इसके हमारे कुछ 3 पिलर्स माने जाते हैं। तो 3 पिलर्स हमारे वो कौन से थे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल। ये 3 पिलर्स माने जाते थे। लेकिन अभी जो 4th पिलर है, मतलब इस साल का जो हमारे एशियन का एम है, वो है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और सोशियो कल्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो 4th पिलर हमारा है दैट इज इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। मतलब अगर नेचर से रिलेटेड कोई भी डिजास्टर आता है कंट्रीज में, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ये भी हमारा एशियन का एम है। So let me tell you briefly about it. 8 अगस्त 1967 को हमारा ASEAN एशियन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, 8 अगस्त 1967, ठीक है। और उसके एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे, यानी 1967 में कौन कौन सी कंट्री थी? उस टाइम पे हमारी बैंकॉक, थाईलैंड, ये 2 थी जो कि एशियन डिक्लेरेशन में बैंकॉक ने डिक्लेयर किया था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा ASEAN यानी एशियन। और उसके कुछ मेंबर्स उसने बनाए। वो मेंबर कौन कौन से थे? जो एकदम स्टार्टिंग से उसके मेंबर हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 थे जिन्होंने की एशियन का स्टार्टअप किया था। देन आफ्टर क्या हुआ? करेंटली उसके मेंबर बढ़ गए हैं धीरे धीरे। बाकी सारी भी एशिया की साउदर्न कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होने लगी, इनके साथ कोलैबोरेट करने लगी और फिर इसके मेंबर्स भी बढ़ गए। इसके मेंबर्स में अब अगर हम रिसेंटली देखें तो कौन कौन से आते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ब्रूनी, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम एंड ब्रूनी दारुसलेम। अब ये क्या है जो हमारा रिसेंटली ब्रूनी दारुसलेम ने ज्वाइन किया है? वो कब ज्वाइन किया है? 7 जनवरी 1984 में इन्होंने ज्वाइन किया है। देन आफ्टर वियतनाम जो हमारी कंट्री है, इसने कब ज्वाइन किया है एशियन को? 28 जुलाई 1995। देन लाओपीडियार एंड म्यांमार हैज ज्वाइंड एशियन in 23rd July 1997. Clear to you all? These dates you have to learn. और ये सारी डेट से रिलेटेड भी एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए ये सारी डेट्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देन आफ्टर कंबोडिया जो है हमारा, वो बना था 30 अप्रैल 1999 में इसका मेंबर। क्लियर? Now moving on to the next, let us discuss about the aims and purpose of Asean. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म किया गया, आखिर इसके क्या एम है, इसके क्या पर्पस है। एशियन को सेटअप करने का सबसे पहला जो पर्पस था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट एंड जो भी रीजन्स हैं हमारे एशिया के उनके बीच ये सारी टाइप के डेवलपमेंट्स हो, इसके लिए एशियन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। देन लेट मी टेल यू कि जो इंडियन कल्चर है हमारा, इंडियन कल्चर में जो बुद्धिज्म है या हमारे राम जी का जो कल्चर है मेडिवल हिस्ट्री से, उसमें क्या है, ये सारी ही चीजें ऑल ओवर हमने एशियन के जितनी भी कंट्रीज पढ़ी हैं उन सारे कंट्रीज में हमारी ये सारे कल्चर्स हैं। यू नो वेरी वेल कि बुद्धा का तो बहुत ज्यादा या हर चाइना में भी है और एशिया की काफी सारी कंट्रीज में लॉर्ड बुद्धा का काफी अच्छा है पॉपुलैरिटी। देन आफ्टर बहुत सी हमारी कंट्रीज हैं जिनमें एशियन के ही मेंबर कंट्रीज हैं वो, और वो क्या है, उनमें जो हमारे कल्चर हैं वो कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं, बस उनके नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो सोशल या जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारे जो कल्चर है वो अदर कंट्रीज को पता है या अदर कंट्रीज तक भी वो स्प्रेड हो रहे हैं। सो फॉर दिस पर्पस एशियन वाज बेसिकली established. Then the second point is that economical development. Obviously जो भी कंट्री है आपस में कोलैबोरेट करना चाहती हैं, तो what does it mean? Obviously उन्हें क्या करना है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के तरफ जोर देना है। मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी हो,
हम डेवलप्ड बने और ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या सोशल प्रोग्रेस हो, इसके लिए एशियन ने सारा एस्टैब्लिशमेंट किया और जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे के सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं एक दूसरे की। देन आफ्टर ये क्या करता है, ये हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, पीसफुल कम्युनिटी का एस्टैब्लिशमेंट करता है और जो साउथ एशिया के जितने भी नेशंस हैं उनमें एक अच्छा फ्रेंडशिप टाइप का क्या करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू प्रमोट द रीजनल पीस। एज आई टोल्ड यू, जो क्या होता है रीजनल पीस मेंटेन करना। रीजनल पीस ये कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारी साउथ एशिया है वो एक कम्युनिटी है, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, एशिया एक कॉन्टिनेंट है और एशिया के साउथ रीजन में जितनी कंट्रीज हैं जो कि उसकी मेंबर हैं उनके बीच एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना ही हमारे एशियन का एम है। देन आफ्टर यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे रूल्स हैं, लॉज हैं या फिर रिलेशनशिप हैं, इंटरनेशनल टर्म्स हैं कंट्रीज के आपस में, उन सबको वो पूरा रेगुलेट करने का काम करती है और उन सब पे हमारा उसका एम होता है, एशियन का ये एम होता है कि वो सारे ही लॉज और रेगुलेशन को भी हैंडल करे और आपस में कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करे कंट्रीज के बीच। ओके, देन आफ्टर टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन, सेम थिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कंट्रीज के बीच में और उनके बीच प्रमोट करना कोलैबोरेशन को, ताकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है या सोशल लेवल पे ग्रोथ हो, कल्चरल लेवल पे ग्रोथ हो, टेक्निकल लेवल पे हो और साइंटिफिक लेवल पे हो। ओके, तो हर कोई सेक्टर, हर जितने भी हमारे सेक्टर हैं, ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट होता है वो चारों तरफ से होता है। जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तभी जाके वो डेवलपमेंट होता है। तो कब होगा डेवलपमेंट, जब ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं सब प्रमोट हो, हर किसी का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ओके, तो इसीलिए एशियन किस चीज को प्रमोट करता है, ताकि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच जो जो इकोनॉमी, सोशल, कल्चर या जो चीजें हैं वो सब आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे से बांटें और इंटरनेशनल लेवल पे अपने कल्चर को प्रमोट करें। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मतलब अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं उसे सिखा दूं, ओके, या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं वो दूसरी कंट्री को बताऊं कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, यू कैन शेयर इट विथ मी। जैसे आपने सुना होगा कई बार जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको दिया जाता है फंड ताकि वो डेवलप हो सके, या फिर उनको किसी भी तरीके की हेल्प दी जाती है, जैसे कि मिलिट्री हेल्प दे सकते हैं या फिर उनके सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, या कुछ और जैसे हमारा डेवलपमेंट है, डैम्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब क्या है, एशियन इन चीजों को प्रमोट करता है कि मेरे अंडर में जो भी कंट्रीज हैं वो क्या रहें, बिल्कुल एक दूसरे को ट्रेनिंग भी दे, रिसर्च करें और एजुकेशनल डेवलपमेंट भी वहां पे प्रमोट हो जाए। देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट वी आर हैविंग इज ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। मतलब कोई एक कंट्री है उसमें जो भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है वो बाकी सारी अपनी मेंबर कंट्रीज के साथ उसे शेयर कर पाए, ये एम है एशियन का। मतलब हमारी मेंबर कंट्रीज जितनी भी हैं उनके आपस में जो भी एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को के साथ उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। कि मतलब अगर यहाँ पे इंडिया में हमारा कोई एक फसल बहुत अच्छी होगी तो हम बाकी की कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है, और उनके पास जो है वो हम मतलब हम किसी और को देने के बजाय पहले एशियन के मेंबर कंट्रीज को दें। तो ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रमोशन हुआ। या हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो क्या है उसको भी हम शेयर करें, उसको भी बताएं अदर मेंबर कंट्रीज को। सो दीज आर द थिंग्स विच प्रमोट्स आर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देन आफ्टर टू प्रमोट द साउदर्न एशियन स्टडीज। मतलब हमारी साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें जो स्टडी पैटर्न फॉलो किया जाता है उस पैटर्न को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। ओके, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में अलग एजुकेशन सिस्टम है, अदर कंट्रीज में आप जाएंगे वहां बिल्कुल अलग एजुकेशन सिस्टम है।
तो एशियन का मेन एम क्या है कि एशियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम यूज होता है उसको भी प्रमोट करना। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम अपने कल्चर को पढ़ा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज वाले भी जाने कि आखिर इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है। ओके, then after, to maintain the close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aim and purpose, मतलब यही सेम एम और पर्पस होगा, एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। और इसी को ज्यादा से ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन हर एक कंट्री के बीच, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक अच्छा खासा क्लोज कोऑपरेशन या अच्छा रिलेशन बनाना। नाउ you can see that these are member states of ASEAN, मतलब एशियन के कौन कौन से मेंबर स्टेट है ये आप देख सकते हैं। ये एशिया रीजन है हमारा, ये मैप है, मैप के थ्रू आप इजीली इस चीज को समझ पाएंगे। ये मैप है एशिया का और यहाँ पे बना हुआ है कि जो जो कंट्रीज हैं हमारी, जैसे वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, तो ये हमारे कहाँ पे, जैसे ये एशिया के मैप में साउदर्न पार्ट में, ये साउदर्न पार्ट से ये बिलोंग करती हैं। ओके, इसको बहुत इजीली याद करने का एक मैं ट्रिक आप लोग को बताना चाहूंगी। यू कैन लर्न इट बाय दिस शॉर्टकट ट्रिक, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। टीवी में क्या बन रहा है आपका, T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, L फॉर लॉस, I फॉर इंडोनेशिया एंड P फॉर फिलीपींस। और MBBS क्या, ऑफ को तो आप कट कर सकते हैं, और MBBS से क्या बनता है आपका, मलेशिया, देन आफ्टर ब्रूनी दारुसलेम, एंड अनदर B is for one, I think one country is missing over here, yeah, here we have, so ये टीवी क्लिप MBBS ये है, ये फर्स्ट आपका है T, सेकेंड वन इज V, third one is C, fourth one is L, then fifth one is P, then MBBS is MMBS. Okay, one mistake is there, this is M, MMBS. Now MMBS, Myanmar 6th, Malaysia 7th, then 8th one is Singapore. Okay, one B is also there, Brunei Darussalam, it's a stand for this B. Clear to you all? Now this is the short trick by which you can learn the name of countries which are member of ASEAN. Then after, now why ASEAN was in news, there was 35th summit of Association of Southern Asia Nations, and this summit was held in Bangkok on 1st to 4th of November 2019, and in this Thailand hold this particular summit. ये थाईलैंड में हुआ था और इसका जो मेन हमारा एम था, जो थीम था, वो थीम था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्स को प्रोवाइड करना, नेचुरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों में पार्टनरशिप करना। मतलब अगर हमारी कंट्री में किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल डिजास्टर या एनवायरमेंटल इशू होता है तो हम दूसरी कंट्री को हेल्प करेंगे, दूसरी कंट्री हमारी हेल्प करेगी जो कि एशियन की मेंबर है। देन आफ्टर, इंडिया में जो हमारा एशियन समिट हुआ था 2019 में, उसकी जो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं वो ये है कि जो 16th समिट था वो हुआ था हमारा इंडिया में, और जो आगे 3rd नवंबर 2019 में जो हुआ है 19 में वो है बैंकॉक का। देन आफ्टर, बैंकॉक थाईलैंड में ये हुआ था, और क्या की पॉइंट्स थे, क्या हाइलाइट्स थी इस समिट की, वो फर्स्ट ये था कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने बताया कि वो इस पार्टनरशिप में पूरी तरह से मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी और डिजिटल लिंक्स जो हैं
उनको डेवलप करने के लिए पूरी हेल्प देंगे, पूरा वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे बाकी सारी एशियन कंट्रीज के साथ। सेकेंड जो उन्होंने कहा था वो ये था कि इंडिया वेलकम द रीसेंट डिसीजन ऑफ रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया FTA, मतलब अब आगे जो हमारा होगा वो इंडिया ही उसे वेलकम करेगा जो अब रिसेंट होने वाला है। देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट वाज इंडिया एक्सप्रेसेस डिजायर टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब हमारी मैरीन सिक्योरिटी जो है उसमें पार्टनरशिप जो है इंडिया ने उसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे इस समिट में कहा था। ओके, मतलब हमारी जो मैरीटाइम है, मतलब समुद्री जितनी भी हमारी सिक्योरिटी है उसमें हेल्प करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडिया ने यहाँ पे समिट में ये प्रपोजल रखा था। देन आफ्टर द लास्ट वन इज बोथ साइड्स एग्री टू कंटिन्यू द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब दोनों ही साइड्स इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। इंडिया और बैंकॉक के बीच ये हुआ था, यानी बैंकॉक जो है वो हमारे इंडिया को प्रमोट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी में, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन है वो जनवरी 2018 में एशियन इंडियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम से जाना बताया जाएगा कि कैसे इंडिया और बैंकॉक आपस में कोलैबोरेट करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी के डेवलपमेंट के लिए या डिजिटल एंड एयर कनेक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट, मतलब यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट होता है एक इसमें, उसमें किसने कौन सा अवार्ड जीता ये भी आपको जानना जरूरी है। द अवार्डिंग सेरेमनी ऑफ फिफ्थ Asian Youth Video Contest was held on July 19. कब ये held हुई है? 19th of July. Then after कहाँ पे ये हुई थी? in Vietnam, Lao PDR at the gala dinner 11th Asian Ministerial Meeting of Youth. यानी हमारे वियतनाम और लाओ PDR में एक अच्छा बड़ा इवेंट हुआ था, गाला इवेंट हुआ था जिसमें कि अवार्डिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें क्या था? इलिया परामाना जो थी इंडोनेशिया की, उसके अलावा डेनिया सी जो सिंगापुर से बिलोंग करते थे, और ओनियोलग डेवोंग जो कि लाओ PDR से बिलोंग करते थे। इन तीनों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अवार्ड जीता है, ठीक है। किसमें जीता है? यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट ऑफ एशियन। क्लियर यू ऑल? नाउ the next thing is that they received the award from the Deputy Secretary General of Lao Youth Union of Somkiao Kingstana। अब ये कौन है? The Chair of Senior Official Meeting, मतलब जो सोनी के सोमी है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOMY, तो आपको पता होना चाहिए सीनियर ऑफिशियल मीटिंग ऑफ यूथ इज फुल फॉर्म ऑफ SOMY। और उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिफ्थ एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट में जो विनर्स थे उनको अवार्ड किसने दिया? हु हैज गिवन देम अवार्ड? तो उनको अवार्ड दिया है किसने? डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लाओ यूथ यूनियन। ओके, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ लाओ यूथ यूनियन, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये पोस्ट है और उनका नेम क्या है? सोमकियाओ किंगस्ताना, ये उनका नेम है। क्लियर? नाउ होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी एशियन और IMF के बारे में। इसके अलावा भी और भी कुछ रीसेंट एक्टिविटीज हैं जो कि एशियन और IMF से रिलेटेड है, जो कि हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन एंड एंजॉय योरसेल्फ।